Well, friends, today we shall read another lesson that is entitled as Glimpses of India. And in this lesson, you will read three parts of it. These three parts will describe, will show us some glimpses of India. The first one is a baker from Goa, that is written by Lucio Rodriguez, Coorg, Lokesh Abral, and last one is T from Assam, Arup Kumar Datta. Students, these three lessons will be taught to you one after another. Today, we'll read this lesson, this part, A Baker from Goa by Luis Rodriguez. Before starting this part, let's read something about this lesson, what is written over here. Before starting this lesson, this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट कहते हैं ड्राइंग को, यानी चित्रकारी को, चित्र को, लेकिन यहाँ पे पेन एक शब्द आया है, तो पेन मीन्स कलम, लेखनी, अर्थात जब कोई राइटर किसी बात को इस तरह से कहता हो या उसका वर्णन इस प्रकार करे अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी राइटिंग के द्वारा, कि हमारे मन है मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में उसका एक चित्र बनने लगे, तो उसको पेन पोर्ट्रेट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहेंगे शब्द चित्र. लिखे हुए शब्दों से मस्तिष्क में एक चित्र बनना ही पेन पोर्ट्रेट कहलाता है. तो यह एक शब्द चित्र है किसका? ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज, पारंपरिक गोवा के गांव का बेकर. बेकर मीन्स रोटी, पाव रोटी बनाने वाला. हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका एक विशिष्ट, एक महत्वपूर्ण स्थान है अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, जिसका एक इम्पोर्टेंट स्थान है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Our elders, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवारों में, ये राइटर कह रहे हैं कि हमारे परिवारों में जो बड़े लोग हैं, आर ऑफन हर्ड, उन्हें अक्सर सुना जाता है, अतः उनसे अक्सर हम सुनते हैं. क्या सुनते हैं? रेमिनिसिंग. रेमिनिसिंग मीन्स होता है रिमेंबर, रिमाइंड करना. नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिकली कहते हैं मधुर यादों को याद करना, अर्थात मधुर स्मृतियां याद आना. अबाउट, किसके बारे में? दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, उन पुर्तगाली अच्छे दिनों को हमारे बुजुर्ग अक्सर, उनकी जो मधुर यादें हैं, उन यादों को अपने मस्तिष्क में लाकर अक्सर हमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं. यानी अपनी पुरानी बातों को हमारे सामने वो क्या करते हैं? बताते हैं, हमें बताते हैं. क्या क्या बातें? द पोर्टुगीज
पुर्तगालियों के बारे में, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनके द्वारा बनाए जाने वाले पाव रोटियों के बारे में। जो वो पाव रोटी बनाते थे उनके बारे में हमारे बुजुर्ग उन्हें याद करते हुए अक्सर सुने जा सकते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. ये जो खाने वाले, मतलब पाव रोटी को खाने वाले लोग वैनिश हो गए हैं, यानी समाप्त हो गए हैं, वो अब नहीं हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन अभी भी पाव रोटी बनाने वाले अभी भी उन गाँव में, यानी गोवा के गाँव में अभी भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, हमारे बीच में मिक्सचर्स हैं, यानी मिलाने वाले, द माउल्डर्स, पाव रोटी को सांचे में ढालने वाले, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो लोग जो इन पाव रोटियों को बेक करते हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist. वे पुरानी समय के साथ जिनका परीक्षण किया गया है, अर्थात जो समय पर परीक्षित हैं, जिनको अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है कि वो पाव रोटी बनाने में सक्षम हैं या नहीं, वे भट्टियाँ जिनमें पाव रोटी बनती थी वो पुराने समय से अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी मौजूद हैं, अस्तित्व में हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. Extinguished means blow out, means बुझना। जो उन भट्टियों में आग है वो अभी तक भी नहीं बुझी है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अभी भी पाव रोटी बनाने वाले अभी भी पाव रोटी बनाते हैं। The third and jingle. This is a kind of sound. थर्ड एंड जिंगल, थब थब और जंग जंग की आवाज़, किसकी? ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। पारंपरिक जो बेकर्स होते हैं उनके पास एक बांस का डंडा होता है, और वो क्या करते हैं, इन बांस के डंडों को टेकते हुए आते हैं और उन पर एक धुन आती है थप थप और जंग जंग की। हेराल्डिंग जो सूचित करते हैं, आगमन की का समाचार देते हैं। इसे अराइवल, अराइवल मीन्स आगमन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय वे अपने आगमन की सूचना देते हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, उन्हें अभी भी कुछ स्थानों में सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है उनके पिता अब जीवित नहीं हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो संतानें हैं, उनके जो पुत्र हैं, वे अभी अपने परिवार के इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। These bakers are even today known as पैडर इन गोवा, ये जो पाव रोटी बनाने वाले हैं आज तक भी इन्हें गोवा में पैडर नाम से जाना जाता है, यानी इन बेकर को पैडर भी कहा जाता है। ड्यूरिंग अ चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में हमारे बचपन के दौरान ये जो बेकर थे वे हमारे मित्र, साथी और पथ प्रदर्शक हुआ करते थे, गाइड के रूप में काम करते थे हमारा। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सैलिंग राउंड, एक बार तब वो दिखते थे जब वे सुबह के समय अपने पाव रोटियों को बेचने के लिए चक्कर लगाते हैं। एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, दूसरी बार तब दिखते हैं जब वे अपने बड़ी बड़ी टोकरियों को
खाली करके वापस आते हैं। अर्थात जो पाव रोटी है वो अपने इतनी बड़ी बड़ी विशाल टोकरियों में ले जाते हैं और बेचने के लिए वो गाँव में चक्कर लगाते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनकी जो बड़ी टोकरियां हैं जिसमें पाव रोटियां हुआ करती थी सुबह, वो शाम तक समाप्त हो जाती हैं। The jingling thud of his bamboo wake us up from sleep, and we ran to meet and greet him. उनके बांस के डंडों की थप थप और जंग जंग की आवाज हमें सोते हुए, हम सोए रहते थे और वो हमें नींद से जगा देते थे। उसकी आवाज़, मतलब बांस की डंडों की इस प्रकार की आवाज़ हमें जगाती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उसे मिलने जाते और उसका अभिवादन करते। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ऐसा हम उसको मिलने जाते थे और उनका स्वागत करते थे, ऐसा क्यों था? तो यहाँ पे राइटर इज आस्किंग क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या यह पाव रोटियों के प्रति हमारा आकर्षण था? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टिन। ये जो पाव रोटियां थी, इनको तो पास्किन और बास्टिन यानी जो मेड सर्वेंट होते थे, नौकरानियां जो होती थी घर की, वो खरीदती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हम किसको देखने की या किसको प्राप्त करने की इच्छा करते थे? वो थे ब्रेड बैंगल्स। अब ब्रेड बैंगल्स क्या हुआ भाई? जो कुछ ऐसी रोटियां बनाई जाती हैं जो बैंगल्स की तरह लगती हैं, जो हम बैंगल्स, लड़कियां जो बैंगल्स पहनती हैं, यानी कड़े जिसे कहते हैं, तो इस तरह की रोटियां बनाई जाती हैं किनके द्वारा? बेकर के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि हम तो इस रोटी को, इस बैंगल्स को देखने और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक हम उन बैंगल्स को चुनते थे। हम उनको देखने और उनको प्राप्त करने जाते थे, न कि पाव रोटियों को प्राप्त करने जाते थे। Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभी ये मीठी रोटियां विशेष प्रकार से बनाई जाती थी। The baker made his musical entry on the scene with the zhang zhang sound of his specially made bamboo stuff. जो पाव रोटी विक्रेता होते थे, वे अपनी जो एंट्री होती थी, प्रवेश होता था, तो उसका जब आगमन होता था वो म्यूजिकल एंट्री होती थी, यानी संगीतमयी प्रवेश होता था। ऑन द सीन यानी दृश्य पटल पर जब वो आते थे तो वो झंग की आवाज़ करते हुए आते थे और ऐसा लगता था कि संगीत बज रहा है। मेड बम्बू स्टफ, वो इस तरह के बांस के डंडों पर कुछ ऐसी चीज़ें लगाते थे, घुंघरू टाइप के कुछ लगाते थे, जो कि आवाज़ करते हुए एक मधुर लय उत्पन्न करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। उनका एक हाथ कहाँ रहता था? बास्केट पर, यानी टोकरी पर, जो कि उनके सिर में होती थी, एंड ऑन हिज हेड, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बो ऑन द ग्राउंड। और दूसरा जो हाथ होता था वो उस बांस के डंडे को बैंग कर रहा था। बैंग मीन्स पटक कर आवाज करना। जमीन पर वो बांस के डंडों को पटकते थे और उससे आवाज आती थी, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती थी। He would greet the lady of the house. वह घर की महिला का अभिवादन करता with good morning के साथ, and then place his basket on the vertical bamboo, और उसके बाद अपने लंबवत
जो बांस का डंडा उसके पास होता था उस पर उस बास्केट को रख देता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, और जो हम बच्चे हुआ करते थे उस टाइम पे हमें बड़ों द्वारा थोड़ा डांट डपट कर एक ओर किया जाता था। एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ये पाव रोटियां थी वो नौकरों को दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं होते थे। भले वो हमें एक और कर देते थे, हमें डांटते थे और हमें कहते थे कि यहाँ से दूर हो जाओ, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापिट, हम क्या करते थे, या तो एक बेंच में या तो एक मुंडेर में। पैरापिट आपने देखा होगा, मकान के आगे जो सीढ़ियाँ होती हैं या कोई ऊंचे स्थान बैठने के लिए बनाए जाते हैं, उनको पैरापेट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि हम भी क्या करते थे, या तो बेंच में या तो ऊंचे स्थान यानी मुंडेर पर चढ़ जाते थे एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम किसी तरह समहाउ मींस किसी तरह उन टोकरियों में झांकते थे कि उस टोकरी में जो बैंगल्स हैं वो कैसे हैं। I can still recall the typical fragrance of those loops. I can still recall means होता है remember करना, याद करना। मुझे अभी भी याद है, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। The typical fragrance, एक प्रतीकात्मक खुशबू को, of those loops, उन पाव रोटियों की एक विशेष खुशबू को मैं अभी भी याद कर सकता हूँ। Loaves for the elders, जो पाव रोटियों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे वे बड़ों के लिए, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो पाव रोटियों के जो बैंगल्स मैंने जो अभी चित्र बताया था उस तरह का, वो हम बच्चों के लिए हुआ करता था, अर्थात हम बच्चे उसको खरीदते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, तब हम अपने दांतों को ब्रश करने की कोई जहमत नहीं उठाते थे, अर्थात हमें कोई परवाह नहीं थी कि हमें अपने दांतों को ब्रश करना है। और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और हम उस टाइम पर अपने मुंह को सही ढंग से साफ भी नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, आम की पत्तियों को टूथब्रश बनाने के लिए कौन तोड़े, अर्थात आम की पत्तियों को टूथब्रश बनाने के लिए तोड़ने में हम क्यों परेशानी मोल लेते। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह करना आवश्यक भी क्यों था। क्या करना, दांत साफ करना। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो बाघ होते हैं वो तो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद आखिरकार जो गर्म चाय होती है वो हमारे मुंह को और दांतों को अच्छी तरह से साफ कर देती है, तो हम क्यों ब्रश करने के लिए मैंगो लीफ को तोड़ें। आगे है, मैरिज गिफ्ट्स are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. जो शादी के जो उपहार होते थे वे अर्थहीन होते थे बिना मीठी रोटी के, जिसको कि बोल कहा जाता था। जो मीठी रोटी होती थी उसे क्या कहा जाता था, बोल कहा जाता था। तो उसके बिना शादी के जितने भी उपहार होते थे वे अर्थहीन होते थे, उसका कोई महत्व ही नहीं होता था अगर बोल नामक मीठी रोटी उस शादी में न लाई गई हो। जस्ट एज अ पार्टी, जैसे कि एक पार्टी, और अ फीस्ट, और एक दावत, लॉसेस इट्स चार्म, अपना आकर्षण खो देती है, विदाउट ब्रेड, बिना पाव रोटी के। जिस तरह से एक
पार्टी और दावत अपना आकर्षण खो देती है। उसी तरह से शादी भी बिना बोल मीठी रोटी के अर्थहीन हो जाती थी। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. Not enough can be said. ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है टू शो दिखाने के लिए कि हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। गांव के लिए एक बेकर, एक पाव रोटी बनाने वाला व्यक्ति कितना महत्व रखता था, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। अर्थात वी हैव नॉट बिगर वर्ड्स टू प्रेज द बेकर फ्रॉम गोवन विलेज। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. घर की जो मालकिन होती थी वो अवश्य ही अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर सैंडविचेस बनाया करती थी। केक्स एंड बॉलिन हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जिस तरह से मालपुए यानी केक्स और जो बॉलिन हार्स एक मिठाई का नाम है, वो क्रिसमस त्यौहार के साथ साथ अन्य त्योहारों में आवश्यक होते थे। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. उसी तरह से बेकर की जो भट्टी थी जिसमें वो इस पाव रोटी को बनाते थे, उसकी उपस्थिति एक गांव में उतनी ही महत्वपूर्ण होती थी जिस तरह से क्रिसमस और अन्य त्योहारों पर केक्स और बॉलिन हार्स महत्वपूर्ण या आवश्यक होते हैं। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. जो बेकर और जो पाव रोटी बेचने वाले उन दिनों में जो व्यक्ति होते थे, वो एक विशेष प्रकार, peculiar मीन्स होता है स्पेशल, वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जिसको कवाई नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह एक ही कपड़े के टुकड़े से बनी होती थी जो कि घुटनों तक जाती थी। एक प्रकार की लंबी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक जाती थी और इस ड्रेस को वो कबाई कहते थे। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। हमारे बचपन में हमने बेकर्स को ऐसी कमीज और ऐसे पायजामे को पहने हुए देखा जो कि एक फुल लेंथ पैंट से छोटी और हाफ पैंट से बड़ी होती थी। अर्थात जैसे आजकल की कैपरी होती है वैसे ही उस टाइम के जो बेकर होते थे वो पहना करते थे, यानी निक्कर से बड़े पैंट और जो फुल साइज के पैंट होते हैं उनसे छोटे, तो आजकल उसको कैपरी कहते हैं। वैसे जो ड्रेसेस थे वो बेकर्स पहनते थे उस जमाने में। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। यहाँ तक कि आज भी जो लोग हाफ पैंट से ज़रा बड़ी पैंट जो कि घुटनों तक जाती है उसको हमेशा उसे टिप्पणी मिलती थी कि वह भी एक पैडर की तरह दिखता था। उसने भी एक पैडर यानी बेकर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो नान बाई या जो पाव रोटी बनाने वाले होते थे वे सामान्यतया अपने बिलों को माह के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मासिक ब्यौरे होते थे वे दीवारों पर पेंसिल के द्वारा रिकॉर्ड या लिखे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो बेकिंग था यानी
रोटी पाव रोटी बनाने का जो ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था, वह वास्तव में निसंदेह रूप से एक लाभदायक व्यवसाय उन दिनों में, उन पुराने दिनों में हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर होते थे यानी नान बाई या पाव रोटी बनाने वाले होते थे, वे और उनके परिवार कभी भी भूखों नहीं मरते थे या वे भूखे नहीं रहते थे, क्योंकि वो इतने संपन्न हुआ करते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वह यानी बेकर और उसका परिवार और उसके जो जितने भी नौकर यानी जो भी उन पाव रोटी को बनाने में अपना योगदान देते थे, वे हमेशा खुश और संपन्न प्रॉस्पेरस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक, उनका जो गदराया हुआ जो शरीर होता था, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। वो एक खुला एक प्रमाण था, एक साक्ष्य था कि जिन जिन लोगों का भी गदराया हुआ शरीर होता था, कोई भी कह सकता था कि यह एक बेकर के परिवार से होगा। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. यहाँ तक कि आज भी कोई भी व्यक्ति यदि कटहल की तरह जिसकी शारीरिक आकृति है, उसको बेकर के साथ उसकी तुलना आसानी से की जा सकती है। तो जो ये बेकर होते थे, इनका व्यवसाय अभी भी गोवा में है। इसके पीछे एक कारण ये है कि आपको पता होगा, आपने जो हिस्ट्री पढ़ी हो, तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट के जामोरिन नामक शासक के दरबार में आया और उसके बाद 1502 में दूसरी बार आया और यहाँ पे उन्होंने 1510 में गोवा में एक फोर्ट का, एक किले का निर्माण किया और एक फैक्ट्री बनाए पोर्टुगीज ने यानी पुर्तगालियों ने। और उनका गोवा पर लगभग 450 साल लगभग यहाँ शासन रहा और उनके जो वंशज थे वे यहाँ बने रहे। 1961 में जब गोवा को भारत ने पुर्तगालियों से छीना, तो जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली जो ओरिजिन के थे यानी पुर्तगाली जो मूल पुर्तगाली थे, वे यहाँ से चले गए और उनके साथ, क्योंकि वो इतने सालों तक हमारे देश में, हमारे एक प्रदेश गोवा में रहे, तो उनका जो व्यवसाय था, बेकिंग का जो व्यवसाय था, पाव रोटी बनाने का जो व्यवसाय था, उनका व्यवसाय अभी भी कई जो अभी यहाँ रह गए हैं पोर्टुगीज, वे अभी भी अपने व्यवसाय में इसको, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो वंशज हैं, वो अभी भी चला रहे हैं इस व्यवसाय को। तो इट इज होप दैट you have understood the explanation of this lesson. Goodbye.